हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस एजुकेशन चैनल सिरोही। हमने पिछली क्लासों के अंदर जो संरचनाएं जो लेसन किया था वो सेकंड लेसन था। लेसन कंप्लीट हो चुका है। उस लेसन के अंदर यदि हम बात करते हैं तो हमने सबसे पहले पुष्प की संरचना की बात की थी। पुष्प की संरचना के अंदर हमने मेन रूप से दो पार्टों के परिवर्धन की बात की थी। एक तरफ तो हमने नर जनन तंत्र या फिर कहें कि पादपों के अंदर जो पुंमंग होते हैं, पुंकेसर होते हैं, इनके बारे में देखा था। और जो पुंकेसर होते हैं उन पुंकेसरों के अंदर जो परागकोश होते हैं उनके डेवलपमेंट को देखा। परागकोश जो होते हैं उन परागकोश में पराग कणों का परिवर्धन होता है। उसके बाद हमने परागकोश के स्फुटन या फटने की बात की थी और परागकण मुक्त हो जाते हैं और उन्हीं परागकणों से आगे नर युग्मक बनते हैं। तो ये स्टेप किया था कि हमने नर युग्मक किस पार्ट से बनेंगे। इसके बाद जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर हमने ये देखा था कि मादा जनन संरचना या जायांग की संरचना, जायांग या फिर कहें अंडक की संरचना, अंडक के अंदर मादा युग्मक किस प्रकार से विकसित होते हैं वो हमने देखा था। तो यहां पर एक बार इस टॉपिक को जो आगे जो टॉपिक आएगा वो ये रहेगा परागण, इसके बाद निषेचन, इसके बाद भ्रूणकोश, इसके बाद भ्रूण का परिवर्धन आएगा। तो जो परागण का हम टॉपिक देखेंगे उससे पहले एक बार हमें पुष्प की संरचना के बारे में थोड़ा सा पीछे देखते हैं कि पीछे हमने क्या किया था। तो जो पुष्प की संरचना थी उस संरचना की बात करें तो इस तरीके से तो ये जो पार्ट थे पुष्प के जो हमने किए थे इस तरीके से, इसके बाहर की ओर थे बाह्य दल। ये पार्ट जो था बाह्य दल और ये थे दल। लेकिन हमें अब इनकी ओर ध्यान नहीं देना है, हमें केवल इन दो पार्टों की ओर ध्यान देना है। ये जो संरचना है ये संरचना थी पुंकेसर, पुमंग, पुंकेसर, नर जनन अंग, किसी भी नाम से देखें इसको। इसका जो टॉप पार्ट था ये, इस पार्ट को कहा था हमने परागकोश। हमने ये भी बताया था कि परागकोश है, इस परागकोश के अंदर लघु बीजाणु या पराग कणों का परिवर्धन होता है, यानी ये हुए परागकण। तो इनका जो परिवर्धन हुआ परागकोश में। इसके बाद जो है सेकंड जो पार्ट था इसकी ओर देखते हैं कि सेकंड पार्ट हुआ ये, यानी ये जो संरचना थी इसको हमने नाम दिया था अंडक। एक यूनिट क्या थी? अंडक। और सभी को सम्मिलित रूप से हम कह रहे थे जायांग। जायांग कहें या अंडक कहें या फिर कहें मादा जनन अंग। और यदि इसकी बात करते हैं अंडक की तो इसके अंदर ये पार्ट थे, ये पार्ट था अंडा से। और यदि बात करें इसकी तो ये पार्ट था वर्तिका और ये पार्ट है वर्तिकाग्र। ये पार्ट तो अंडक के एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। अब अपने को जो है परागण की बात करनी है
तो परागण की बात करनी है तो हमें न तो इस पार्ट को देखना है न इस पार्ट को देखना है, हमें तो केवल इस पार्ट की बात करनी है और इस पार्ट की बात करनी है, न कि पूरे अंडक की बात करनी है। तो इस तरीके से ये पार्ट है। इस तरीके। अब देखें तो जो परागण पार्ट है, परागण या पोलिनेशन, क्या डेफिनेशन रहेगी? यदि हम यहां पर देखें तो हमने ये कहा था जब पराग कोश का परिवर्तन हो जाता है, पराग कोश जो है वो परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उसके बाद इनका स्फुटन होता है कि ये जो पार्ट है ये फट जाते हैं, यानी पराग कोश है इसका स्फुटन होगा। जब पराग कोश का स्फुटन होता है तो उस समय पराग कण मुक्त हो जाते हैं, यानी पराग कण से पहले संरचना लघु बीजाणु थी, तो हम ये कहें कि पराग कोश के स्फुटन से ये संरचनाएं बाहर आ जाती हैं इस तरह। इसी प्रकार से ये हुआ। ओके, और ये पार्ट परागकण। अब ये परागकण किसी भी विधि से यहां पहुंच जाते हैं, यानी इस वर्ती कागर पर पहुंच जाते हैं। तो यहां पर पहुंचने की जो क्रिया होती है इसे हम कहते हैं परागण। परागण का। अब यदि हम परागण की परिभाषा की बात करें, परागण के अर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल अर्थ इसका क्या रहेगा? पराग कणों का वर्ती कागर पर पहुंचना परागण कहलाता है। ये इसका सबसे सिंपल अर्थ अपने को हमेशा याद रखना रहेगा कि पराग कणों का वर्ती कागर पर पहुंचना। अब देखते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन रहेगी, वास्तविक रूप से डेफिनेशन हम किस प्रकार से दें इसकी, तो क्या रहेगा? परिपक्व पराग कोश के स्फुटन से पराग कणों के मुक्त होने के बाद पराग कणों का अंडक की वर्ती कागर पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो यहां पर यदि हम देखें तो डेफिनेशन इस प्रकार से, परिपक्व देखिए डेफिनेशन जो है, परिपक्व पराग कोश के स्फुटन से मुक्त हुए परागकणों का उसी जाति के पादप के पुष्प के अंडक की वर्ती कागर पर पहुंचना परागण कहलाता है। तो इस तरीके से ये इसकी डेफिनेशन हुई कि परागण किसे कहते हैं। अब यदि बात करते हैं परागण के टाइप की, तो परागण के टाइप की बात करें तो परागण दो प्रकार का होता है। तो यहां पर यदि इसको देखें, परागण के प्रकार, और ये होंगे परागण दो प्रकार। परागण जो है दो प्रकार, इनमें से यदि फर्स्ट की बात करें स्वपरागण, और यदि सेकंड की बात करें तो है परपरागण। ये स्वपरागण और परपरागण के
परिभाषा को देखने के लिए पहले हम दो अलग अलग पादपों और पुष्पों की संरचना को देखते हैं, उनकी स्थितियां देखते हैं। तो दो पादप लेते हैं हम, इनके अंदर पादप ए एंड पादप बी लेते हैं। तो अब देखते हैं इसके। इन संरचनाओं को समझने के लिए हम बाहर के पार्ट है इनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी दल और बाह्य दल की ओर विशेष ध्यान न दे करके मेन रूप से हम पुंकेसर और जायम की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो यदि इसको देखेंगे, एक पादप ये हुआ, उसका एक पुष्प ये हुआ। इसी प्रकार से ये पादप है, इसके ऊपर कोई दूसरा पुष्प भी लगा हुआ रहेगा। जैसे इस तरीके से हम बात करें कि कोई पुष्प इस जगह पर भी लगा हुआ मिले। और इसके बाहर की ओर यदि हम देखेंगे तो जैसे ये पार्ट हुआ दल का और ये रहेंगे बाह्य दल। एक पादप हुआ ये, ऐसे ही एक पादप और दूसरा लेते हैं। पादप ए पादप बी। अब यहां पर ये दो प्रकार कि पादप ए और पादप बी, हमने एक जाति के दो पादप लिए हैं, यानी इनकी जाति एक है और पादप अलग अलग है। दोनों पादप हैं, इन दोनों पादपों को हम देखें तो दोनों पादपों के अंदर जैसे एक पादप उधर की साइड ये हुआ और दूसरा पादप ये हुआ। दोनों पादपों के अंदर पुष्प हैं, पुष्प के अंदर वही सभी संरचनाएं हैं जो हम एक पुष्प के अंदर देखते हैं, बाह्य दल, दल, पुंमग और जायम। इनमें से अपने को मेन रूप से जिन संरचनाओं की बात करनी है वो ये दो पार्ट होते हैं, यानी इसकी बात करें अंडक और इसकी बात करें पुंकेसर। और यदि यहां पर देखें तो ये पार्ट हुए परागकण और इस पार्ट की बात करें तो ये पार्ट हुई वर्तिकाग्र। यदि ये परागकण यहां पहुंचते हैं तो हम उसे कहते हैं परागण। लेकिन परागण के हमने टाइप बताए दो, स्व परागण और पर परागण। तो स्व परागण क्या है और पर परागण क्या है, अब इन दोनों की डेफिनेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि स्व परागण। स्व परागण का मतलब हुआ कि एक ही पादप, यानी पादप एक रहेगा, एक ही पादप के पुष्प के परागकण या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर यदि पहुंचते हैं तब उसे हम कहते हैं स्वपरागण। इन पादप एक है, इस पादप से जो ये परागकण है, जैसे ये परागकण है यहां से फ्री होते हैं और ये परागकण पहुंच जाते हैं इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर। एक स्टेप तो ये हुआ। ऐसा भी हो सकता है
कि पादप एक पुष्प भी एक होता है, यानी एक ही पुष्प की वर्तिका। दूसरा स्टेप ये भी हो सकता है कि पादप तो एक है लेकिन पुष्प अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ये यहां पर इस तरीके से। ये जो पार्ट है यदि इसको देखें तो यहां पर ये पुष्प अलग है, ये पुष्प अलग है, लेकिन दोनों एक ही पादप पर लगे हुए हैं। यदि इस प्रकार की घटना होती है तब उसे कहते हैं हम स्वपरागण। तो स्वपरागण के डेफिनेशन को यदि देखें तो क्या कहेंगे, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र, जैसे ये एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, या एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो, तब इसे हम कहेंगे स्वपरागण। तो ये स्टेप है अपना स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन। तो ये हुआ सेल्फ पोलिनेशन का पार्ट। अब यहां पर याद आता है कि स्वपरागण की यदि सबसे मेन कंडीशन देखें तो स्वपरागण को हम कहते हैं कि पादप एक ही होना चाहिए, पुष्प अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पादप एक रहेगा। तो हम ये कहें एक पादप के पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो उसे स्वपरागण। और यदि स्वपरागण के प्रकार की बात करें तो हम ये कहेंगे स्वपरागण भी दो प्रकार का है। यानी यदि बात करें स्वपरागण, दो प्रकार। अब दो प्रकार का कौन कौन सा है, अब देखते हैं इसको कि स्वपरागण की बात करें तो स्वपरागण दो प्रकार का कौन कौन सा। फर्स्ट जो है वो होता है स्वयुग्मन, इसको स्वक युग्मन भी लिखते हैं, स्वक युग्मन, ऑटोगेमी। दोनों में से कोई सा भी नाम लिख सकते हैं कि इसके अंदर या तो स्वयुग्मन लिखा मिलेगा या स्वक युग्मन लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, साथ में दूसरा जो है, दूसरा और लिख लेते हैं सहजात। सहजात पुष्पी परागण, ये दो प्रकार के होते हैं। अब यहां पर इसी डेफिनेशन के दो टुकड़े कर दें तो इन दोनों की अलग अलग डेफिनेशन हो जाती है। यदि बात करें हम स्वयुग्मन की कि स्वयुग्मन क्या होगा, तो इसमें यह रहेगा कि एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण यदि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इसे कहा जाता है स्वयुग्मन। इस स्टेप की बात करें, जैसे इसके परागकण यहां पहुंच जाए तो भी ये क्या हो जाएगा, स्वयुग्मन। कि एक पुष्प के परागकण यदि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र, यानी इसमें पुष्प भी चेंज नहीं होता है,
पुष्प भी वही रहेगा और पादप भी वही है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है, यानी यहां तक उसी पुष्प, केवल ये अर्थ यूज में लेना है, ये अर्थ यूज में नहीं लेना है कि उसी पादप के दूसरे पुष्प, ये नहीं है। यदि इसकी बात करेंगे तो ये डेफिनेशन, ये तो इसकी हुई। इसके बाद यदि हम देखें सहजात युग्मन, तो सहजात युग्मन की यदि बात करेंगे इसकी, तो ये रहेगा कि उसी पादप के दूसरे पुष्प, ये वर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, एक पादप के एक पुष्प के परागकण यदि उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्ती कागर पर पहुंचते, यानी पुष्प इसमें चेंज हो जाते हैं, और इस स्टेप को हम कहते हैं सहजात पुष्पी परागण। और इन दोनों को ही हम कहते हैं एक साथ, यदि हम देखें तो हम इन्हें कहते हैं स्वपरागण। ये बात, तो यहां तक का जो एक पार्ट था, इन स्वपरागण की यदि पार्ट की हम बात करें तो ये पार्ट केवल एक पादप पर रहता है। यदि इसी प्रकार के स्टेप देखेंगे तो इसमें भी यही है, यानी इस परागकोश से यहां पहुंचना स्वपरागण, इस परागकोश से यहां पहुंचना स्वपरागण होता है, इस परागकोश से यहां पहुंचना स्वपरागण होता है। तो ये स्टेप सभी स्वपरागण के होते हैं, सभी पादपों में ये डेफिनेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड पार्ट आता है परपरागण। यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें कि परपरागण किसे कहते हैं, इस समय हमें जरूरत पड़ती है दो अलग अलग पादपों की, पादप ए और पादप बी। ये दो अलग अलग पादप हैं, लेकिन जाति एक, यानी एक ही जाति के, इन दोनों की जाति एक है, कॉमन है, जाति में कोई चेंज नहीं है। तो यहां पर देखें कि पादप ए और पादप बी दोनों पर फ्लावर हैं, पुष्प हैं। अब यदि एक पादप के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प की वर्ती कागर पर पहुंचे, तब उसे हम कहेंगे परपरागण। यानी यदि बात करें इस टाइप से कि ये जो परागकण है हमने यहां पर दिखाए, ये परागकण पहुंच जाए इस जगह पर। जैसे हम बात करें किसी भी टाइप से कि जैसे ये परागकण है इस जगह पर और ये परागकण आए इस पादप पर, इस तरीके कि इनका होगा स्फुटन और ये हुए परागकण फ्री और ये परागकण पहुंच गए इस जगह पर। तो एक तो ये पादप था, एक ये पादप, इस पादप के परागकण यहां आ गए दूसरे पादप की वर्ती कागर पर। या फिर हम ये देखें कि इस पादप की ये वर्तिका, तो इस पादप का ये परागकोश, इसका स्फुटन होते हैं ये परागकण और ये परागकण पहुंचते हैं इधर। तो ये दोनों जो स्थितियां हैं इन पादपों में, एक पादप से दूसरे पादप पर किसी भी प्रकार से आए तो ये परपरागण होगा। तो इसकी डेफिनेशन को एक बार देखें तो हम क्या कहेंगे, एक जाति के एक पादप के परागकण, यानी देखें इसको, एक ही जाति के एक पादप के पुष्प के परागकण उसी जाति, यानी दोनों में से कोई भी वर्डिंग ले सकते हैं, एक ही जाति के एक पादप के, या फिर कहें कि एक पादप के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के
पुष्प की वर्ती कागर पर पहुंचे तो उसे पर परागण कहेंगे। पर परागण। तो मेन रूप से क्या रहा इसके अंदर? मेन रूप से ये रहा कि एक पादप के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प की वर्ती कागर पर पहुंचते हैं, ये रहता है पर परागण का पार्ट। तो ये दोनों प्रकार के परागण है जिसके अंदर स्व परागण और पर परागण। अब ये देखते हैं कि पर परागण कब एक अच्छे तरीके से हो, इसके लिए क्या अनुकूलन हो। स्व परागण एक कब अच्छे तरीके से हो, इसके लिए क्या अनुकूलन हो। तो अब हम इन दोनों के अनुकूलन की बात करते हैं। साथ में हम ये देखेंगे कि जो इनकी विधियां क्या है, मेथड क्या है, जिनकी वजह से परागण की क्रिया होती है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे कि स्व परागण के अनुकूलन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे पर परागण के अनुकूलन क्या होते हैं। अपना अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर स्व परागण के अनुकूलन। तो स्व परागण के अनुकूलन है, यदि इनको देखें तो इसके अंदर क्या क्या अनुकूलन रहते हैं। यदि फर्स्ट अनुकूलन की बात करें हम तो ये आ जाता है उभयलिंगिता। ये जो स्व परागण की बात थी तो इसका मतलब हम यहाँ पर देख रहे थे, ये सारे स्टेप थे स्व परागण। स्व परागण के लिए हमें केवल एक ही पादप की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरे पादप की कोई आवश्यकता नहीं होती है इसके अंदर। अब यदि इसके अंदर देखें कि अनुकूलन क्या रहेंगे तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट अनुकूलन है उभयलिंगिता। उभयलिंगिता का मतलब ये हुआ कि एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं हो। जैसे हमने यहां पर दिखाया है कि ये जो है मादा जनन संरचना, मादा जनन संरचना, और ये है नर जनन संरचना, नर जनन संरचना। तो ये दोनों संरचनाएं होनी चाहिए। अब इसके अंदर ये हो सकता है कि पुष्प उभयलिंगी हो, एक स्टेप। सेकंड, पुष्प एक लिंगी हो सकता है लेकिन पादप उभयलिंगी होना चाहिए। यानी एक नर पुष्प हो सकता है, दूसरा मादा पुष्प हो सकता है, लेकिन एक ही पादप पर नर और मादा दोनों पुष्प होने चाहिए। तो इस तरीके का होना चाहिए और सबसे अधिक संभावना होती है कि पुष्प उभयलिंगी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पुष्प में नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं उपस्थित होती है। तो ये इसका अर्थ रहता है। एक पुष्प में नर व मादा दोनों जनन संरचनाएं उपस्थित, ये पार्ट। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मटर का पादप हुआ, ऐसे काफी प्लांट हैं जो उभयलिंगी होते हैं। इसके बाद हम सेकंड अनुकूलन की बात करें, समकाल पक्वता। यदि समकाल पक्वता की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय नर जनन संरचना या फिर कहें कि जिस समय जो लघु बीजाणुधानी परिपक्व होती है उसी समय मादा जनन संरचना या बीजांड भी परिपक्व होना चाहिए। यानी जिस समय परागकण बनते हैं उसी समय बीजांड भी बनना चाहिए। और इसी को हम कहते हैं कि नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं समान समय पर परिपक्व होनी चाहिए। तो इसको हम यही कहेंगे कि नर व मादा
नर व मादा जनन अंग समान समय पर परिपक्व या मैच्योर होने चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। यदि इसके एग्जाम्पल की हम बात करें कि इस तरीके के एग्जाम्पल, तो इसके अंदर भी काफी जो एग्जाम्पल आते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। और वैसे देखें तो इसके अंदर एग्जाम्पल हम कहें मिरेविलस, मिरेविलस हुआ, सदाबहार हुआ, ये एग्जाम्पल है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बाकी इनको छोड़ करके दूसरे एग्जाम्पल भी बहुत अधिक एग्जाम्पल हैं। इसके बाद यदि हम बात करें अनुन्मील्यता, अनुन्मील्यता को यदि देखें तो इस तरीके से समझे इस पुष्प को एक बार कि ये जो पुष्प है, इस पुष्प के अंदर ये पार्ट पाए जाते हैं दल के, और ये जो दल है वो इस प्रकार से उपस्थित हो, इस तरीके से, इस तरीके से। यदि इस पार्ट को देखें तो हम ये कहेंगे कि इस दल ने नर और मादा दोनों जनन संरचनाओं को पैक कर दिया है। यानी इस प्रकार के पुष्प कभी भी खिलते नहीं है, यानी ये ओपन नहीं होते हैं। यदि इनकी बात करें क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनको जो दल होता है वो चारों ओर से बिल्कुल कवर किए हुए रहता है, पैक किए हुए रहता है। तो इस प्रकार की स्थिति को हम बोलते हैं अनुन्मील्यता। यदि अनुन्मील्यता की स्थिति है तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर कोई बाहर से परागकण आ ही नहीं सकता, इसके परागकण बाहर जा नहीं सकते हैं, तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन होता है कि केवल सब परागण यानी इस पुष्प के परागकण इसी पुष्प के वर्ती कागज पर जाएंगे। तो इस तरीके का ये लक्षण होता है। तो इसका मतलब इस लक्षण का अर्थ ये हुआ अनुन्मील्यता। पुष्प खिलते नहीं हो, यानी जब दल होते हैं वो दल अलग अलग नहीं होते हैं, तब हम ये कहते हैं ये पुष्प बंद है, खिला हुआ नहीं है। तो यहाँ पर वही स्थिति होती है। तो अनुन्मील्यता ये होते हैं। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर यदि बात करें जैसे ड्रोसेरा, वायोन, टेंकोवा, ये इसके एग्जाम्पल। तो अपना एक टॉपिक ये था जिसके अंदर सब परागण के अनुकूलन वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला जो पार्ट है वो रहेगा पर परागण के अनुकूलन और पर परागण की विधियां।